हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आजकल लेसन 10 कर रहे हैं। उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। आज इसका हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना अधिकार कर लिया था और कैसे उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए थे। बेटे मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, वो भारत में बिजनेस करने के लिए आई थी। लेकिन भारत के हालात को, इंडिया के हालात को देखकर कि यहाँ पर फूट पड़ी हुई है, इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ के राजा बन गए थे। तो उन्होंने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था और इंडिया के रिसोर्सेज को जो था एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर जो थी रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती थी, दैट इज़ इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी को ना अपनी रिपोर्ट्स जो थी वो ब्रिटिश संसद को भेजनी पड़ती थी। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो थी वो ब्रिटिश संसद के पास आई थी। तो उनमें से एक पांचवी रिपोर्ट थी जो कि 1813 में प्रेजेंट की गई थी। तो इस रिपोर्ट में जो था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। तो अब आज हम इसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रिपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट थी, क्यों इसको बाकी सब रिपोर्ट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। तो बेटे ये रिपोर्ट जो थी वो 1002 पेजेस की थी, जिसमें जो जमींदार थे उनके और रैयतों की जो थी वो पेटिशंस थी। क्योंकि जमींदार जो थे जब उनको लगान नहीं मिलता था तो वो जो थे केसेस कर देते थे, और रैयत की जो थी वो उसमें पेटिशंस थी, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनकी रेवेन्यू रिपोर्ट्स थी। और इसके अलावा जो थे इसमें फ्लो चार्ट, टेबल्स, रेवेन्यू चार्ट्स, सब कुछ, जुडिशरी, इनके बारे में जो थी ये सारा कुछ दिया गया था। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने बंगाल के बारे में बताया था, लेकिन बाद में जो था मद्रास, तमिलनाडु, इन स्टेट्स के बारे में भी जो थे डिस्क्रिप्शंस दी गई थी। अब हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बनी, तो इसकी हम थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। बेटे 1760 के दशक की हम बात कर रहे हैं, यानी 1765 के बीच की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। तभी से ही इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर बारीकी से जो थी वो नज़र रखी जा रही थी, और हर इसके ऊपर जो थी वो डिस्कशन की जा रही थी। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब 1600 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल कैटर्स से, यानी जो वहाँ का शाही इंग्लैंड के जो शाही ख़ानदान था, उनसे इन्होंने इंडिया में जो थी बिजनेस करने की जो थी मोनोपोली गेन कर ली थी। यानी कि इनको जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। एकाधिकार का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड का कोई भी ट्रेडर, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भारत और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हम देखें तो इंडिया में जो रेलवे है इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है वो मोनोपोली है। यानी कि गवर्नमेंट को छोड़कर जो है कोई और ट्रेन्स को नहीं बना सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से भारत और चीन के साथ जो बिज़नेस करने की मोनोपोली थी वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। इससे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा भारत में प्रॉफिट कमा रही थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जो दूसरे ट्रेडर्स थे और जो बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी भारत के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जेलस कर रहे थे, और वो जो थे ब्रिटिश संसद के ऊपर जो था इस बात पर स्ट्रेस डाल रहे थे कि भारत और चाइना के जो बाज़ार हैं वो उनके लिए भी खुलवाए जाएं।
ठीक है, तो उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो था इन बिग बिग ट्रेडर्स का साथ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, और वो ब्रिटेन को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो था कंपनी के जो माल प्रैक्टिसेस थे, यानी कुशासन और मिस रूल के बारे में भी जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बहस की जा रही थी, डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जेलस कर रहे थे। तो उनको ये हो रहा था कि बेचैनी हो रही थी कि हम भी इंडिया और चाइना के साथ बिजनेस करें और हम भी जो है यहाँ पर फ़ायदा उठाएं, लेकिन उनको क्योंकि राइट नहीं था, तो उन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जो था समाचार, जो वहाँ के ब्रिटेन के जो न्यूज़पेपर थे, वहाँ पर भी जो थे ब्रिटिश अधिकारियों के जो थे ये माल प्रैक्टिसेस के बारे में और उनकी जो भ्रष्टाचार की घटनाएं थी, उनको जो था पब्लिश किया जाने लग गया। तब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन को जो था रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो थे वो कई रूल्स रेगुलेशन पास किए थे। तो अब कंपनी को मजबूर किया गया कि वो भारत के प्रशासन के बारे में जो है रेगुलर रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती थी, लेकिन अब उनको रेगुलरली जो था ये अपनी रिपोर्ट जो थी वो भेजनी ही भेजनी थी, उनको कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, तो कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए जो था कई कमेटीज़ भी बनाई गई। तो पांचवी रिपोर्ट जो थी उन्हीं में से एक जो थी कमेटी ने बनाई थी। ठीक है, तो उन्हीं में से एक कमेटी ने बनाई थी। तो इस कमेटी ने जो थी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर। और इस रिपोर्ट में जो था कंपनी को काफ़ी अच्छे से जो था वो क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो अब हम इस जो ये टॉपिक है इसके एंड में ये देखते हैं कि ये कहा जाता है कि आज के टाइम में जो है ये रिपोर्ट जो है इन वैल्यूएबल एविडेंस है, यानी कि आज ये बेकार है आज के टाइम में। तो इसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, वो भी सही नहीं होगा। एक्चुअली इस रिपोर्ट में ना को एक बार मतलब इसको पढ़ने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी थी। एक्चुअली जो फिफ्थ रिपोर्ट लिखने वाले जो ऑफिसर्स थे, वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ करने पर जो थे वो तुले हुए थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें उन्होंने ये बताया था कि उस टाइम का जो ट्रेडिशनल जो जमींदारी सिस्टम था, वो डाउनफॉल हो रहा था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो है जमींदारी प्रथा का अंत हो रहा है। जमींदार अपनी ज़मीनें जो हैं वो खो रहे हैं, और यहाँ पर जो है जो है प्रशासन जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर करप्शन फैला हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा जमींदार अपनी ज़मीनें खो रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जमींदारियों की जो जमींदारियाँ थी वो ऑक्शन तो होती थी, लेकिन जमींदार जो थे वो उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर जो थे अपनी जमींदारियों को बचा लेते थे। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ना कि कैसे वो अपनी लेडीज़ के घर की लेडीज़ के नाम कर देते थे, या जो थे उनके लठियाल जो थे वो नए ज़मींदार को घुसने नहीं देते थे, या वो फ़र्ज़ी जो थे बोली लगवा लेते थे। तो इस तरीके से वो अपनी ज़मींदारियों को बचा लेते थे, और बहुत कम मामलों में ही उनकी ज़मींदारियाँ जो थी उनसे छिनती थी। ठीक है, तो ये हमारा जो था टॉपिक 1 था इस पार्ट 2 में। इसको इस रिपोर्ट को आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें 1 मार्क के भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी, कहाँ प्रेजेंट की गई थी, कितने पेजेस थे, उन पेजेस में क्या क्या लिखा गया था,
और जो था इस रिपोर्ट को लिखने की क्या जो थे वो एम थे, क्यों लिखी गई थी, और क्या सच में ये रिपोर्ट सच्ची थी, ठीक थी या नहीं थी। तो ये सारा आपने इस टॉपिक में करना है। ठीक है, अब हम जो हैं वो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है राजमहल की पहाड़ियाँ और पहाड़ियों का जीवन। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से पेपर में जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो क्या हुआ था कि पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, जिन पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं। तो बेटे ये भारत का जो है इंडिया का मैप है और इसमें ये जो है बिहार है। बिहार में यहाँ पर जो है ये जो स्टेट हाईलाइट है, यहाँ पर जो है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन पहाड़ियों में का हम जो है ये टॉपिक देख रहे हैं। दैट इज़ यहाँ पर देखो, ये आपको क्लियर नज़र आएगा, राजमहल हिल्स। ठीक है, तो ये बिहार बंगाल के जो है बॉर्डर पे आपको मिलेंगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये देखो, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये पूरे यहाँ पर जंगल ही जंगल हैं। ठीक है, ये देखो, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इन जंगलों में जो थे लोग रहते थे। ये देखो, यहाँ पर आपको और भी ये इनका एक सीन मैंने लिया राजमहल हिल्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये देखो, ये सारी पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं। इन जंगलों में जो थी वो हट्स बनाकर जो लोग रहते थे उनको जो थे पहाड़ीज कहते थे। ठीक है, ये आपकी बुक में जो है पेज दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, एग्ज़ाम में आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है कि ये विलेज कहाँ का है। तो आप बोलोगे कि ये राजमहल हिल्स का है। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें इन जो पहाड़ीज़ हैं, जो हिल फॉक्स थे, इनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो बेटे, ये इन पहाड़ियों में जो थे जंगलों में जंगल थे और इन जंगलों में जो थे ये लोग रहते थे, उनको हम पहाड़ीज़ या जंगलीज़ कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार, सॉरी। तो इनकी आज हम जो है लाइफस्टाइल के बारे में हम जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट बेटा। तो हम देखते हैं कि ये पहाड़िया लोग कौन थे और इनको हम पहाड़िया क्यों कहते हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या था। तो बेटे, ये जो पहाड़िया लोग थे ये राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे और ये जंगलों की उपज से अपना गुज़र बसर करते थे। यानी जंगलों से जो ये गैदरिंग करते थे, जो भी पेड़ों पे फल फ्रूट लगते थे, या फिर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि जो एग्रीकल्चर जगह बदल बदल कर की जाती है उसको हम झूम कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या होता है कि ये लोग पहाड़ों में जो है झाड़ियों वाड़ियों को साफ़ करके वहाँ पर आग लगाकर ज़मीन को साफ़ कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं। और जब 3 साल 4 साल के बाद उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो ये उस जगह को छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पर जाकर ये एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं। और फिर 3 4 साल बाद उसको छोड़कर फिर तीसरी पे जाते हैं और फिर वापस पहले वाली पे लौट आते हैं। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, और ये जो थे पल्सेस मिलेट्स जो थे इनकी एग्रीकल्चर किया करते थे और ये जो था हो का यूज़ करते थे, यानी फावड़े का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं आगे। तो राजमहल के जंगलों से जो थे ये पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल कलेक्ट करते थे। ये फ्लावर्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं, इनसे ये जो है इनको बेचा करते थे और साथ में इससे वाइन वगैरह बनती है तो ये इसको कलेक्ट करके बेचते थे। इसके अलावा ये सिल्क कोकून्स और गोंद
और जो थे काठ कोयला होता है, जो लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। लकड़ी इकट्ठे करते थे, उसको जलाते थे और फिर उससे कोल बनाते थे। तो ये बेचा करते थे। और ये जो हरी घास वाला इलाका होता था, ये अपने एनिमल्स को वहाँ पर यानी कि इनकी जो भेड़ बकरियाँ होती थी वहाँ पर वो चरा करती थी। तो यहाँ पर इनको जो थे चरागाह भी मिल जाते थे। इस तरह पहाड़िया लोगों की ज़िंदगी जो थी वो जंगलों से अच्छे से जुड़ी हुई थी। और इनकी जो हट्स होती थी वो जो थी टैमरिंड्स यानी इमली के पेड़ों के नीचे ये अपनी हट्स बनाते थे, और आम के पेड़ों के नीचे ये रेस्ट वेस्ट किया करते थे। और तो ये पूरे एरिया को जो जंगल होते, राजमहल के जो जंगल थे, ये इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते थे, अपनी प्रॉपर्टी मानते थे। जहाँ दिल किया वहाँ चले गए, जहाँ दिल किया वहाँ एग्रीकल्चर कर ली, जहाँ दिल किया अपनी हट्स बना ली। तो इस तरीके से ये इसको अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, और ये बड़ी शांति से अपनी ही दुनिया में जो थे ये मस्त रहते थे। ठीक है, इससे इसके अलावा ये मैं टॉपिक अभी थोड़ी देर में पढ़ाती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अलावा और ये क्या किया करते थे। ये लोग रेड्स भी किया करते थे। रेड्स का मतलब कि लूट पाट का काम भी करते थे। कई बार ये जब इनके जंगलों में पहाड़ों पर फैमिन पड़ जाता था या खाने की कमी हो जाती थी, तो ये लोग पहाड़ों से उतरते थे और नीचे के जो मैदानी इलाके थे वहाँ पर ये अटैक कर दिया करते थे। उन गाँव में जहाँ पर किसान जो थे वो परमानेंट एग्रीकल्चर किया करते थे, उन पर ये अटैक करते थे। ठीक है, इसके अलावा कई बार ये नीचे के लोगों को अपनी पावर दिखाने के लिए भी जो थे ये उनके ऊपर अटैक किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो मैदानी इलाकों के जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनको पहाड़ियों को जो था नियमित रूप से खिरास देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। यानी कि ये क्या होता था, खिरास एक तरीके का टैक्स होता था, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं हफ्ता वसूली। हफ्ता जैसे गुंडे लोग दुकानदारों से हफ्ता वसूल करते हैं, तो ऐसे ये लोग पहाड़िया लोग जो थे वो नीचे के गाँव के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उन पर ये उनसे ये खिरास नामक टैक्स वसूल करते थे, और बदले में ये प्रॉमिस करते थे कि अगर तुम हमें ये टैक्स देते रहोगे तो हम तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे, तो हम तुम्हें मतलब कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते थे उन पर भी आने जाने वाले जो ट्रैवलर्स होते थे उनसे ये टैक्स वसूल करते थे, जिसको हम पथिक कर यानी ट्रैवलर टैक्स कहते हैं। और ये व्यापारियों को इंश्योर करते थे कि अगर आप हमें ये टैक्स दे दोगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे सामान को लूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये अपना जो था वो गुज़र बसर किया करते थे। तो हाँ, अगर कोई इनके जंगलों में आ जाता था, इनके इलाके में आ जाता था, तो हम देखते हैं कि इनके प्रति इनका क्या रिएक्शन होता था। तो ये बाहर से आने वाले लोगों को जो था वो संदेह की दृष्टि से जो था वो देखते थे। ठीक है, हॉस्टाइल नज़रों से देखा करते थे। जब बुचानन जो था, बुचानन कौन था, एक यूरोपियन था, एक ब्रिटिश यूरोपियन था, जिसके बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो इसने जब राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया, जब वो यहाँ पर आया, तो उसने इन पहाड़ों के बारे में उसने कुछ बताया है। उसने बताया कि ये जो हिल्स थी ये काफ़ी ख़तरनाक थी, और यहाँ पर जो था काफ़ी जंगल थे, और यहाँ पर बहुत कम यात्री ही जाने की हिम्मत करते थे। और उसने बताया कि यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर था वो उनके प्रति काफ़ी जो था शत्रुतापूर्ण था। ठीक है, और ये कंपनी के अधिकारियों के प्रति जो पहाड़िया लोग थे ये हॉस्टाइल थे, उन पे ट्रस्ट नहीं करते थे, और उनसे इजीली बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। ठीक है, तो बुचानन ने यहाँ पर जो भी देखा, इनके रूल्स इनके जो थे रिचुअल्स देखे, इनके कस्टम्स देखे, उसने उन्हें अपनी डायरी में लिखा था। तो उसके इस डिस्क्रिप्शन से भी हमें पहाड़ियों के लाइफस्टाइल के बारे में जो है काफ़ी कुछ पता चलता है। ठीक है,
अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि स्थायी कृषि के विस्तार का पहाड़ियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो स्थायी कृषि का विस्तार करना क्यों चाहते थे। देखो बेटे, मैंने अभी आपको बताया कि जो पहाड़िया लोग थे वो जो थे वो झूम कृषि किया करते थे, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि ये जो पहाड़िया लोग हैं ये शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर छोड़कर जो है वो परमानेंट एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर लें। तो अब हम देखते हैं कि वो ऐसा क्यों चाहते थे। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो जंगलों को उजाड़ मानते थे। और जंगल वासियों को, यहाँ पर मैं पहाड़ियों को जंगलवासी या वनवासी भी कहूँगी, तो आप समझ जाना कि ये राजमहल हिल्स में रहने वाले ही लोग हैं। तो ये इन राजमहल के पहाड़ियों को, वनवासियों को असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड मानते थे, क्रूअल मानते थे। और वो इनको चाहते थे, उनको पता था कि इन लोगों पर कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इसलिए वो चाहते थे कि इन जंगलों को जब साफ़ कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है वो एक परमानेंट एग्रीकल्चर की जाने लगेगी, तो ये लोग भी सिविलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, देखो इंग्लैंड जो है वो एक सिविलाइज्ड कंट्री है ना। तो अंग्रेज़ एक सिविलाइज्ड कंट्री से आए थे, वो खुद भी बड़े डिसिप्लिन थे, सिविलाइज्ड थे, तो वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी जो हैं वो सिविलाइज्ड बने। तो वो चाहते थे कि पहाड़िया लोग जो हैं वो हंटिंग गैदरिंग ये छोड़कर सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है वो करना स्टार्ट कर दें और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की जो है वो स्थापना करना चाहते थे। इसके अलावा उनका जो ये भी पर्पस था कि अगर सेटल्ड एग्रीकल्चर एक ही जगह पर जब टिककर एग्रीकल्चर की जाएगी तो उनको जो है लैंड रेवेन्यू रेगुलरली मिलता रहेगा और इससे उनके जो पैसा है, उनका जो खजाना है वो बढ़ता जाएगा, उनके इनकम सोर्सेज जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थी, यानी जो झूम कृषि थी, उसमें उनका लैंड रेवेन्यू फिक्स ही नहीं था। फॉर एग्जांपल वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते भी थे तो ये पहाड़िया लोग जो थे वो भाग जाते थे, वो जगह ही छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। तो वो किससे फिर लैंड रेवेन्यू लें, इसलिए वो चाहते थे कि ये पहाड़ी जो हैं एक ही जगह पर टिक कर जो है एग्रीकल्चर करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्थायी कृषि के विस्तार का पहाड़ियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार हुआ, अब चाहे इन पहाड़ियों ने अंग्रेज़ों की बात ना मानी हो, लेकिन भारत में जो था नीचे, इन पहाड़ियों के नीचे रहने वाले जो किसान थे या दूसरे गांव वाले थे, ज़मींदार थे, उन सब ने जो था स्थायी कृषि का विस्तार होता चला गया। जंगल जो थे वो कटते चले गए और चारागाह की ज़मीन जो थी वो कम होती गई और जो पड़ती भूमि थी वो भी एग्रीकल्चर के अंडर आने लग गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि पहाड़ी लोगों का जो मैदानी लोगों के साथ झगड़े जो थे वो तेज हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये लोग जो थे ना, गांव वालों के जो अनाज थे और पशु जो थे, गुस्से में थे ये लोग, तो उनके अनाज और पशु छीन कर ले जाने लगे। तो अब अंग्रेज़ों को इन पर कंट्रोल करना जो था वो बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते जा रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने इन पर काबू करने का बड़ी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। फिर क्या हुआ कि 1770 के दशक में अंग्रेज़ अधिकारियों ने पहाड़ी लोगों को मारने और उनका संहार करने की क्रूअल पॉलिसी अपनाई कि उनको ये मार देते थे। तो फिर क्या हुआ कि 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड, ये नाम आप अच्छे से याद रखना, अगस्टस क्लीवलैंड ये कलेक्टर थे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो ये जो थे पॉलिसी ऑफ, इन्होंने पैसिफिकेशन अपनाई कि शांति की नीति अपना के हम देखते हैं।
तो उन्होंने इन पहाड़िया जो इनके चीफ्स थे, इन जो ये ट्राइबल पीपल थे, ये जो इनके ट्राइब्स बने हुए थे, इनके कबीले बने हुए थे, उनके मुखियाओं को, उनके चीफ्स के सामने एक ऑप्शन रखा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जो है ईयरली जो है अलाउंस देंगे, पैसा वैसा देंगे, और बदले में जो है तुम अपने आदमियों को कंट्रोल में रखोगे। कंट्रोल में कैसे रखोगे कि उन्हें बोलोगे एक तो जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करें, दूसरा ये नीचे के गांव पर कंट्रोल ना करें, लोगों को रेड ना करें, उनको तंग ना करें। तो मतलब तुम किसी तरीके का जो है उपद्रव पैदा नहीं करेंगे। तो बहुत सारे मुखियाओं ने, बहुत सारे चीफ्स ने तो जो था भत्ता लेने से मना कर दिया। लेकिन जिन्होंने मान लिया, उनकी कम्युनिटी ने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये तो अंग्रेज़ों के जो हैं वो सर्वेंट बन गए हैं और उनके नीचे हो गए हैं, क्योंकि वो सैलरी ले रहे थे पूरे साल की। तो उनका जो था, उनकी कम्युनिटी ने उनका साथ जो था वो छोड़ दिया, खो दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब यहाँ पर शांति स्थापना के अभियान चलाए जा रहे थे। तो ये जो पहाड़ी लोग थे इस सबसे बहुत ज़्यादा थक चुके थे बेचारे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो थे पहाड़ों के और ऊपर ड्राई एरियाज़ में जो थे ये चले गए, या जो था इन पहाड़ियों के जो थे भीतरी भागों में चले गए। ठीक है, इसी कारण जब 1810 और 11 में बुकानेन ने इस क्षेत्र की जब यात्रा की थी, तो स्वाभाविक है कि पहाड़िया लोग उसको संदेह और जो था हॉस्टाइल नज़र से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे भाई वो? क्योंकि वो यूरोपियन था। ठीक है, तो अंग्रेज़ जब उनके साथ अच्छा कर ही नहीं रहे थे, ब्रिटिशर्स उनके साथ गलत कर रहे थे, तो नेचुरली वो उसको संदेह और अविश्वास की नज़र से ही देखेंगे, है ना? तो इस तरीके से वो ऊपर जाकर उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया, वो अलग हो गए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि उनके लिए एक और ख़तरा आ रहा है। वो ख़तरा क्या था, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ बेटा आस्क, पूछ लेना। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।